मैं डॉक्टर शशि देवपाल, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज हम बात करेंगे बीए पार्ट सेकंड के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत भू राजस्व व्यवस्था पार्ट 2। इससे पूर्व हम पार्ट 1 की चर्चा कर चुके हैं। पार्ट 1 के अंतर्गत हमने बात की थी स्थायी बंदोबस्त की, और आज हम बात करेंगे रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महलवाड़ी बंदोबस्त के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य सर्वदा आर्थिक लाभ प्राप्त करना रहा। भारत में उनके द्वारा स्थापित लगान व्यवस्था भी इसी हित की पूर्ति में एक साधन थी। लगान प्राप्त करने के लिए जो विभिन्न व्यवस्थाएं विभिन्न अवसरों पर विभिन्न स्थानों पर अंग्रेजों ने स्थापित की, उसका उद्देश्य कंपनी की आय में अधिकतम वृद्धि करना था। उसी आय से कंपनी के प्रशासन और युद्धों के व्यय की पूर्ति की जाती थी। इसके अतिरिक्त अंग्रेजों ने अपनी नीतियों के द्वारा हस्त उद्योगों को नष्ट कर दिया, और इनकी जो नीतियां हैं उसका परिणाम जो था वह यह हुआ कि भारतीय किसान जो है वो निर्धन होते चले गए। और क्योंकि इनकी जनसंख्या में एक बहुसंख्यक वर्ग किसानों का था, तो ऐसे में आक्रोश की स्थितियां पैदा हो गई। इससे पूर्व हमने स्थायी बंदोबस्त की बात की, और स्थायी बंदोबस्त के पश्चात हम बात करेंगे रैयतवाड़ी बंदोबस्त की। रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो है 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में मुख्यतः यह पंजाब, बम्बई और सिंध के एरियाज़ में लागू किया गया। मद्रास में इस व्यवस्था को आरंभ करने वाले व्यक्ति का नाम था सर थॉमस मुनरो और कर्नल रीड, और इस व्यवस्था को यहाँ पर लागू किया गया। यह जो व्यवस्था है, जैसा कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त, तो रैयत जो है इस शब्द का अर्थ होता है किसान। इस व्यवस्था के अंतर्गत जैसा कि पूर्व की व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त में बात हम करते हैं, उस प्रकार से जमींदार, नंबरदार या कोई भी बिचौलिया वर्ग इसमें नहीं था जो किसानों और सरकारों के बीच में मध्यस्थता करता। रैयत या किसान और सरकार के बीच में सीधा संपर्क स्थापित किया गया। हर गांव का पूरी तरह से सर्वेक्षण किया गया। एक विस्तृत ब्यौरे का रजिस्टर तैयार किया गया, जिसमें प्रत्येक रैयत की जोत का लेखा जोखा दर्ज किया जाता था। सभी जोतों को नंबर और पहचान दे दी गई। सरकार ने भूमि की उत्पादकता और ज़रूरत होने वाली फसल के अनुसार भूमि का वर्गीकरण किया। वर्ष भर में खेती पर होने वाले औसत खर्च को उस मूल्य में से घटाकर भूमि की शुद्ध आय को आंका गया। तो ये रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो था वो इस प्रकार से था, और इसको लागू करने के पीछे जिन एरियाज़ में यह व्यवस्था लागू की गई थी, जैसा कि हमने बात किया, बम्बई, मद्रास और सिंध में इस व्यवस्था को लागू किया गया। तो उसके पीछे कुछ कारण थे। एक तो कि भारत के दक्षिण और उत्तर पश्चिम में, यानी कि जिन एरियाज़ में इस व्यवस्था को रैयतवाड़ी बंदोबस्त को लागू किया गया, वहाँ जमींदार वर्ग नहीं था, पहले से ही जमींदार वर्ग नहीं था। अधिकांश ब्रिटिश अधिकारी जो है उनका मानना था कि स्थायी बंदोबस्त से कंपनी की आय की को आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ा है, क्योंकि इस व्यवस्था से समय के साथ साथ लगान को नहीं बढ़ाया जा सकता, क्योंकि स्थायी बंदोबस्त में जो तय कर दिया गया था रकम को, तो उसको बढ़ाया नहीं जा सकता था। इससे कंपनी को हानि हो रही थी। तो कंपनी का मानना था कि यह व्यवस्था जो है उनके लिए अनुकूल नहीं है, और इसलिए उन्होंने इन कुछ एरियाज़ में नई व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया। साथ ही साथ में कुछ का मानना था कि स्थायी बंदोबस्त किसानों के शोषण का कारण बना, क्योंकि इस प्रणाली में किसानों को जमींदारों की दया पर छोड़ दिया गया। रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने वालों के अनुसार इन प्रांतों में, जिन प्रांतों में यह व्यवस्था लागू की गई, वहाँ पर पहले से ही इस प्रकार की प्रणाली ही चली आ रही थी। यहाँ पर यानी कि वहाँ पर कोई जमींदार जैसा वर्ग वहाँ पर था नहीं, और पहले भी इसी प्रकार से सरकार और किसानों के बीच में सीधा संबंध स्थापित था, और वहाँ पर और कंपनी जो है उसका उद्देश्य किसानों के साथ में सीधा संपर्क स्थापित करना था। ऐसे में रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो है उसे लागू किया गया। जैसा कि हम बात करते हैं किसी भी व्यवस्था की, और हर व्यवस्था की कुछ लाभ और कुछ हानियां जो है वो होते हैं। तो यहाँ पर इस रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो है उसके भी हमें कुछ दोष दिखाई देते हैं। वस्तुतः इसका उद्देश्य लगान को उसी तरह स्थायी करना था जिस तरीके से स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत किया गया।
किंतु कुछ समय बाद सरकार ने फैसला किया कि कुछ अवधि के लिए ही समझौता करना ठीक रहेगा, लेकिन इससे किसानों में असुरक्षा की भावना जो है उसका किसानों को शिकार होना पड़ा। और इस व्यवस्था में अगर हम एक तरीके से देखें तो किसानों और सरकार के बीच में सीधा संपर्क स्थापित कर दिया गया। किसानों का जो शोषण मीडिएटर या मध्यस्थ वर्ग के द्वारा किया जाता था, या वो अतिरिक्त किसानों से जो वसूल करते थे सरकार में जमा कराने के लिए, उससे उनको निजात या मुक्ति मिली। लेकिन फिर भी किसान जो है उसकी स्थिति, क्योंकि किसानों की स्थिति हमेशा से दयनीय रही है, किसानों को के पास में जब तक किसान जो है लगान देता रहा तब तक वो उस भूमि का मालिक बना रहा, किंतु लगान चुकाने में विफल हो जाने पर सरकार उसकी ज़मीन सीधे अपने हाथ में ले लेती थी। वहीं पर अगर हम इस व्यवस्था का एक बहुत बड़ा दोष था। और वहीं पर हम अगर दूसरी जमींदारी सिस्टम की अगर बात करते हैं तो हम देखते हैं कि बिचौलिया वर्ग जो है, भले ही वो किसानों का शोषण करता था, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर वो मदद भी कर सकता था। और ऐसे में मदद का कहीं पर भी उपाय ना होने से किसान जो है उसे अपनी भूमि छिन जाने का खतरा जो है, एक असुरक्षा की भावना उसमें हो गई। और यह किसानों के लिए बहुत अच्छा समझौता नहीं था, क्योंकि किसान जो है कई जगह असक्षम थे, क्योंकि उनकी ज़मीन सीधा सरकार अपने हाथ में ले सकती थी अगर वो लगान को समय पर नहीं चुका पाए तो। सरकार जो है सरकारी अधिकारियों के द्वारा जो लगान को आंका गया था वो जो था बहुत अधिक होता था, जो किसानों के लिए कष्टदायक होता था। साथ ही साथ में रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो है उसमें प्राय लगान वसूल करने वाले जो सरकारी कर्मचारी जो थे उनके दमन का शिकार जो है वो कृषकों को होना पड़ता था। इस प्रकार से देखने में रैयतवाड़ी व्यवस्था की अगर हम बात करें तो रैयतवाड़ी व्यवस्था बहुत अच्छी दिखाई देती है, कि जिसमें रैयत और सरकार का आपस में सीधा संबंध, जिसमें किसी भी प्रकार का मीडिएटर या मध्यस्थ या बिचौलिए नहीं जो शोषण करे। ऐसे में शोषण की गुंजाइश बहुत कम, और थोड़ा सा जो रकम को या जितना जो मूल्य आका गया वो भी शायद क्योंकि मध्यस्थ और उसके कारण थोड़ा सा कम रहता, लेकिन किसानों की क्योंकि स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, किसान समय पर नहीं चुका पाते थे, ऐसे में किसानों के ऊपर अपनी ज़मीन को छिन जाने का खतरा जो था वो और अधिक यहाँ पर बढ़ गया था। तो इस प्रकार से भारत के कुछ भूभागों में रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो है वो लागू किया गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे महलवाड़ी सिस्टम की। महलवाड़ी बंदोबस्त जो है वो 1801 में अवध से लिए गए प्रदेश और उत्तर प्रदेश में 1803 में जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ उसके बाद कंपनी के जो विजित प्रदेश है, जिसमें पंजाब, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ प्रदेश जो हैं उन स्थानों पर महलवाड़ी बंदोबस्त को लागू किया गया। यह समझौता पृथक पृथक जमींदारों के साथ नहीं, जैसा स्थायी बंदोबस्त में किया गया था, नहीं किया गया था, बल्कि सारे गांव के साथ किया गया। महल जो है उसका महल या महल से तात्पर्य गांव से है, तो पूरे गांव के साथ में समझौता किया गया। सारा गांव सम्मिलित रूप से और उत्तरदायी होगा, और गांव का प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग सारे गांव के लगान के लिए उत्तरदायी होगा। इस प्रकार से यह व्यवस्था जो है महलवाड़ी सिस्टम जो है वो लागू किया गया। गांव के नंबरदार ने सरकार को निश्चित लगान देने के संबंध में सारे गांव की ओर से हस्ताक्षर किए। प्रत्येक गांववासी अपनी अपनी जोतों के अनुसार राशि देता था। इस प्रकार गांववासी स्वयं जमीन मालिक तब तक बना रहता था जब तक कि वह लगान देता रहता था। यह व्यवस्था महलवाड़ी व्यवस्था थी। इस महलवाड़ी व्यवस्था के अधीन राशि निर्धारित करने का काम सरकारी अधिकारियों द्वारा किया जाता था, जो नंबरदार और ग्राम पंचायत के साथ परामर्श करने के पश्चात निर्धारित करते थे। यह जो व्यवस्था थी इसमें भी बहुत बड़ा दोष था, और इसके अंतर्गत जो है सबसे बड़ा दोष यह था कि गांव के नंबरदार और जो बड़े लोग थे वो अपने उनको विशेषाधिकार प्राप्त थे, जिनका कभी कभी वे अपने स्वार्थ हेतु दुरुपयोग करते थे। सरकार और अन्य ग्रामीणों के मध्य नंबरदार और गांव के बुजुर्ग और प्रतिनिधि लोग जो हैं मध्यस्थ का कार्य करते थे, और अपनी मान्यता प्राप्त स्थिति